हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2016 के बाद डायरेक्ट 2018 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, 2 साल बाद। सिलेबस सेम है, तो पेपर 1 वाले और पेपर 2 वाले दोनों देख सकते हैं। आज मैं पेपर 1 का क्वेश्चन एनालिसिस करूँगी 2018 का, ठीक है। और ये नहीं सोचेंगे कि हाँ जो पेपर 2 वाले हैं मतलब उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को पता है कि सिलेबस सीडीपी का सेम है दोनों पेपर में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, ठीक है। आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसी शिक्षक की भूमिका का, एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसका अच्छा वर्णन कर रहा है कि उसमें क्या क्या गुण होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये सही लग रहा है कि बच्चा जहाँ पे संवाद कर रहा है, एक दूसरे से पूछताछ के माध्यम से सीख रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। आप वहाँ पे आराम के लिए जगह बनाना मतलब कि आप उस वहाँ पे देख रहे हैं, ये नहीं कि आप बच्चे को छोड़ दिए अकेले। उस जगह पे आप हैं ताकि बच्चा को अगर कभी किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, किसी चीज़ में वो फंस रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। फिर भी हम लोग आगे का ऑप्शन देखेंगे। सेकंड है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक बात समझेंगे, अगर आपका क्लास अच्छा होगा, क्लास अच्छा होने का मतलब है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है, तो अनुशासित वातावरण खुद ब खुद हो जाएगा। आप जो समझा रहे हैं, बच्चा जिज्ञासु होकर उस चीज़ को समझ रहा है। आपके पढ़ाने की शैली ऐसी है कि बच्चा उस चीज़ को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है। आप क्या लिख रहे हैं, आप बोर्ड पे उस चीज़ को देख रहा है, तो खुद ब खुद जो है सो साइलेंट हो जाएगा, खुद ब खुद बच्चा अनुशासित हो जाएगा, हल्ला नहीं करेगा। और अगर आपके पढ़ाने का तरीका ही ठीक नहीं है तो वहाँ पे बच्चा हल्ला करेगा ही। तो मेरे हिसाब से अनुशासित माहौल आपके पढ़ाने के तरीका से बनता है, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं इस पर बनता है, ठीक है। तो ये तो गलत है कि हम लोग डंडा के डर से जो है सो अनुशासन बनाए। आप अभी पीट देंगे और फिर बच्चा जो है सो डंडा के डर से जो है सो अनुशासित बनाए हुए है, चुपचाप है, और फिर आप उधर गए तो आप बच्चा आपस में मतलब बात कर रहा है या कुछ कर रहा है, हल्ला कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए, निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन नहीं करना है। हाँ, किताब से हमें पढ़ाना है, पर एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि किताब से बाहरी दुनिया को दिखाइए, बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए, रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लाइए और फिर बच्चे को समझाइए, ठीक है। इसलिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक से हम हर एक चीज़ पढ़ाएं और हर एक चीज़ सिलेबस पालन करें उसका, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। अब आप जो है सो बच्चे को रट्टे लगा कर टाइम पर सिलेबस पूरा करवा दिए, बच्चे रट्टे लगा कर पढ़ लिया है और फिर आप उसको टाइम दे दिए हैं कि हाँ तुम फिर से उस चीज़ को रट्टे लगा लो, तो वो कुछ चीज़ याद रहेगा लेकिन बच्चे को एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, भूल जाएगा। तो ये भी ठीक तरीका नहीं है, ये भी एक अच्छे शिक्षक का काम नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सो आंसर होगा कि आराम के लिए आप जगह बनाएं जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्स्ट बुक से जुड़ा हो लेकिन उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है, रियल लाइफ से जोड़ के हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे।
अब सरकार जो है सो आपको टीचिंग एड्स दे रहा है, तरह तरह के खिलौने दे रहा है, बच्चे को समझाइए, आप उस चीज़ को बच्चे को समझा के पढ़ाइए, या बच्चे खेल खेल के माध्यम से पढ़ रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हैं कि एक बहुत ही ऊंचे वाले जगह पे रख दिए हैं कि बच्चा उसकी उस तक पहुँचे ही नहीं, है ना। तो उसका क्या फ़ायदा, जब बच्चा उस चीज़ को यूज ही नहीं करेगा तो उस चीज़ के, उस सामग्री के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये सही लग रहा है कि मतलब ऐसी गतिविधि हो जहाँ पे कि बाल साहित्य या लाइब्रेरी है तो बच्चा के लिए एक अलग चीज़ रखा हुआ है, और उसमें कभी भी बच्चा एक्टिव है तो बच्चा कभी भी जाएगा उसमें से लेके पढ़ सकता है, और उसको जिस वक्त जिस चीज़ से पढ़ने की इच्छा होगी वो उस टाइम में उस चीज़ से पढ़ेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है कि बच्चा को जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी दिन के समय तो वो उस टाइम में वो अपने मतलब प्राप्त कर सकता है। फोर्थ है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। तो ये भी गलत चीज़ है कि आप बस सप्ताह में एक बार जो है सो उस चीज़ को दे रहे हैं कि हाँ तुमको सप्ताह में एक बार ही इस चीज़ को बाहर ले जाना है और इस चीज़ से खेलना है, बाकी टाइम तुम जो है सो उसको बस देख के कि वो मतलब गंदा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, अब उसको जो है सो समेट के उसको रख दो। तो ये भी चीज़ गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कि पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है। फर्स्ट है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। सबसे आवश्यक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बुक को जो है हम सर्वोसर्वा नहीं है, उपलब्ध संसाधन में से एक संसाधन है। बहुत सारे रिसोर्स है हमें पढ़ाने के लिए, आप रियल लाइफ से जोड़ के बच्चे को पढ़ाइए, या आप अगर मतलब कुछ बच्चा अगर है, छोटा बच्चा ही है तो आप उसको कुछ समझा रहे हैं तो आप उसको आस पड़ोस के चीज़ से, आप उसको बहुत सारा चीज़ है ऐसा हमारे आस पड़ोस में मिलता है जिससे कि आप उसको दिखा के समझा सकते हैं। ठीक है, तो किताब ही जो है सो एक संसाधन नहीं है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ, ये सही है कि कक्षा में उपलब्ध संसाधन, बहुत सारे संसाधन है, उसमें से ये एक है कि ये मतलब बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे रिसोर्स है, उसमें से एक किताब भी है जिसके माध्यम से कि आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि थर्ड में क्या है। वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। नहीं, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। नहीं, ये भी गलत होगा कि आप किताब के माध्यम से जो है सो एक मार्गदर्शन प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। सिंपल सा समझेंगे कि एनसीएफ जो है वो एनसीएफ एक आया, सबसे फर्स्ट आया था 1975 में। ठीक है, 1975 में, उसके बाद आया था 1988 में, फिर 2000 में आया और फिर 2005 में आया। ठीक है, इन सब ने जो है वो रचनावाद की बात की है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है। रचनावाद क्या होता है? यहाँ टीचर जो है सो फैसिलिटेटर होता है, जहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर हो यानी सुविधादाता हो, डिक्टेटर नहीं हो, टीचर फैसिलिटेटर हो, जो बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है कि हाँ आपको जैसे सीखना है आप सीखो, हम आपको इस चीज़ आप जो सीख रहे हैं उसमें जहाँ आपको दिक्कत होगी वो वहाँ मैं आपको सुविधा प्रदान कराऊंगा। ठीक है, रचनावाद क्या मानता है? रचनावाद मानता है कि ज्ञान का सृजन सक्रिय रूप से किया जाता है, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय रूप से सृजन करता है। ठीक है, इसलिए ये सब ऑप्शन तो इसमें गलत ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका रचनावाद सही होगा, क्योंकि व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद बस स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है कि आप डंडा या रिवार्ड की बात करता है कि आप रिवार्ड दोगे या आप मतलब पुरस्कार के माध्यम से आप बच्चे को पढ़ाओ, तो ये व्यवहारवाद तो नहीं होगा।
संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी सिर्फ दिमाग की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर रचनावाद हो जाएगा। फिफ्थ हम लोग देखेंगे कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कब हम बच्चे को प्रेरित समझेंगे? फर्स्ट है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सही बात है कि जब बच्चा जो है वो मोटिवेट होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बच्चा जब मोटिवेट रहेगा तो आप कुछ भी समझाएंगे तो वो जिज्ञासा के साथ उस चीज़ को समझेगा। अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं तो मैं कैसे समझूंगी कि आप लोग मोटिवेट हैं? आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ, रिप्लाई करेंगे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, या उस चीज़ पे रिप्लाई करेंगे, तब हम समझेंगे कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग मोटिवेट हैं अंदर से। हमको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कैसे मोटिवेट हैं। बहुत सारे लोग इसमें ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग मतलब जैसे ऑनलाइन क्लास हो रही है तो उसमें कैसे समझेंगे? आपके कमेंट के माध्यम से समझेंगे कि आप लोग मोटिवेटेड हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, या जो भी है क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। उसी तरह से जब ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा जब क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ सर ये इसका आंसर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो हम क्या समझ रहे हैं कि बच्चा जो है सो मोटिवेट है, अंदर से मोटिवेट है, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो चीज़ समझने में, और वो मोटिवेट होके पूछ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही लग रहा है। सेकंड है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आता है। ये गलत बात है कि हाँ वो अच्छा साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आ रहा है और तो हम समझेंगे कि वो प्रेरित है। फैमिली मेम्बर पहना दिए होंगे, माँ बाप अच्छे कपड़े वर्दी पहना दिए होंगे साफ़ सुथरे, तो ये नहीं हो सकता कि हाँ इससे हम ये समझेंगे कि बच्चा मोटिवेटेड है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, ये भी नहीं चीज़ है कि हाँ क्या पता उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और वो शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं रहा है। उस टाइम में भी ऐसा होता है कि जब बच्चा को समझ में नहीं आता है तो बच्चा शांति से अपना चुपचाप बैठ के एक कोने में बैठा रहता है। वे सभी उपस्थित। अब हम लोग देखेंगे 6 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सही लग रहा है कि शिक्षक को उसके वास्तविक जीवन में, मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो उसके रियल लाइफ से जोड़ के उसको बताएंगे तो बच्चे को बेहतर समझ में आएगा। और जब उसके वास्तविक जीवन की स्थितियों के बारे में जब एक दूसरे से जब बात करने में आप उसकी मदद करेंगे तो वो बेहतर समझेगा और उसके अधिगम में भी सुधार होगा। इसलिए ये तो सही लग रहा है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आयोजित करने से उसके अधिगम में सुधार तो नहीं होगा। जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक उसके अधिगम में सुधार नहीं होगा। इसलिए ये गलत है। थर्ड है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये भी सही लग रहा है कि आप जो है सो उसको क्या कर रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण और चित्र के माध्यम से व्याख्या कर रहे हैं। पर हम लोग कहते हैं ना कि आपको जो है सो वो 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट लगे वो आप लोगों को चूज करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन भी आपको लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी लग रहा है कि कुछ हद तक है, लेकिन उससे बेहतर है फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। और फोर्थ है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की शिक्षण सामग्री उपलब्ध ही हो बच्चे के पढ़ाई में, कक्षा में। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ अवेलेबल हो, कुछ ना कुछ की तो कमी होगी ही, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? अनुशासन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अनुशासन किस तरह से होगा, अनुशासित वातावरण किस तरह से होगा, जब आपके पढ़ाने की शैली आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ये तो एकदम नहीं करना है कि हम रोट लर्निंग एकदम देखते ही इसको काट देना है, रटवाना नहीं है बच्चे को। सेकंड है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ये सही है कि बच्चे अपनी ही लर्निंग को रेगुलेट करें,
कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ। खुद से नोट्स तैयार करें, टेस्ट दें। आप अब जैसे अभी ही जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, नए हैं, वो लोग क्या करेंगे, खुद को मॉनिटर करने के लिए, खुद को रेगुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, वीडियो देखेंगे, फिर खुद से नोट्स तैयार करेंगे। तो वो क्या होगा, उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकंड सही लग रहा है। फिर थर्ड देखेंगे, चुप्पी साधे रहने के लिए। ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप बच्चे को जो है सो एकदम शांत हो रह के बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन करो ही नहीं और शांति से बस देखो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि हमें जो है सो बच्चों को एक्टिव रखना है। फोर्थ है, शिक्षकों को निर्देश देने में। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को निर्देश देने के लिए भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आप लोगों ने मेरी आनुवांशिकता और पर्यावरण के वाली टॉपिक नहीं देखी है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर जो लोग देखे होंगे उन लोगों को ये क्वेश्चन ईजी वे बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण जो है सो सिर्फ और सिर्फ भाषा विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है पर्यावरण में जब बच्चा जाता है अपने आसपास में समाज में, तो सब तरह का उसका विकास होता है, सिर्फ और सिर्फ भाषा का विकास नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। सेकंड है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण को से अधिक प्रभावित होते हैं। ये सही है कि कुछ पहलू जो है वो आनुवांशिकता से और कुछ जो है वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। कुछ चीज़ हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं और कुछ चीज़ जो है सो हम पर्यावरण में रह के अपने आस पड़ोस में, अपने समाज से, अपने दोस्तों से सीखते हैं। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। थर्ड है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा कोई सीख रहा है या कोई प्रदर्शन कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता से या उसके हेरिडिटी से उसको मिला होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। फोर्थ है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अब जो बच्चे को जन्मजात कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे अच्छी पौष्टिक दे रहे हैं तो कुछ हद तक वो ठीक हो सकता है, लेकिन पूरी दूर नहीं कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता है। फर्स्ट है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। सही बात है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, पर हम लोग सेकंड ऑप्शन देखेंगे कि सेकंड है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये भी सही बात है, ऐसा भी पियाजे कहते हैं। पियाजे ये भी कहते हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण से भी क्रिया करता है, तो ये भी सही लग रहा है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे इस नहीं को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बच्चे सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं पे ध्यान नहीं देके वो गलती कर देते हैं, जो चीज़ सही है उसको लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है वो पूछ रहा है। थर्ड है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये भी सही है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं अपनी दुनिया के बारे में, खुद से मतलब बात करते हैं अपने आप से कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह की बातें। फोर्थ है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगर बच्चे बार बार अभ्यास करवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो है सो पूरा सीख जाएगा। अगर कोई 2 साल का बच्चा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कार चलाना सिखा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसको बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सीख जाएगा तुरंत में। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है कि सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक होती है। अब ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है अनुत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी। बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकता है, ये नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू कंसंट्रेट। एक होता है सेंट्रेशन, यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, एक होता है सेंट्रेशन और एक होता है
डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन यानी आप किसी एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर कोई 2 ग्लास में पानी रखा हुआ है, एक लंबा है और एक चौड़ा है, तो उसको ये नहीं पता होता है कि दोनों में सेम पानी होगा। वो जिसकी लंबाई ज़्यादा है उस चीज़ पे वो ध्यान देगा कि हाँ इसमें ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो रहा है, ध्यान केंद्रित। और डिसेंट्रेशन क्या होगा कि उसको उसके बहुत सारे यूज पता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बहुत सारे यूज हम लोग सोच सकते हैं, इसका ये भी यूज है और इसका ये भी यूज है। जैसे अगर सपोज हम अगर कोई पेन है हमारे हाथ में, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पेन का बहुत सारे यूज हो सकता है। हम उससे लिख भी सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ा तो अपने बन भी बना सकते हैं, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड है प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी ये एक अपने में सिंबॉलिक थॉट की बात हो रही है, तो ये एक लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। प्रतीकात्मक विचार की विकास हो रही है, यानी सिंबल के माध्यम से सीख रहा है। अगर आपको एप्पल बताना है बच्चे को एप्पल के बारे में, तो आप एप्पल उसको दिखा रहे हैं तो वो समझ रहा है। ठीक है, फोर्थ है, इसलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है थर्ड। फोर्थ है अहंमयता, यानी ईगोसेंट्रिज्म। ये अपने आप में एक लिमिटेशन है कि मम्मी पापा के साथ क्या हुआ इससे उसको कोई मतलब नहीं है। बच्चे को उस अवस्था में बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर को क्या हो रहा है, वो अपने में मगन है। ठीक है, तो ये एक अलग ही लिमिटेशन है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोल रहा है खेल के बारे में, बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक चीज़ है जो नहीं है खेल के बारे में के अलावा। आप देख रहे हैं नेगेटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट है वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाए। सही बात है कि जब बच्चा खेलता है तो उससे बहुत सारे कौशल सीखता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं। वो खेल के माध्यम से बहुत चीज़ भी सीख लेता है, पढ़ाई के बारे में भी बहुत सारा चीज़ सीख लेता है। सेकंड है वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं। सही बात है, आप खेल रहे हैं तो आपका एक अच्छा सा एक्सरसाइज भी हो जा रहा है और आपका शरीर भी अच्छा हो रहा है और आपका माइंड भी फ्रेश हो जा रहा है, तो ये भी सही है। थर्ड है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये भी सही है कि कोई बच्चा अगर खेल रहा है, सपोज बैट बॉल ही खेल रहा है, तो वो उसका आँख, उसका कान, वो उसका ध्यान, उसका माइंड, सब चीज़ जो है सो वो एक जगह लगा रहा है, तो ये भी सही बात है। फोर्थ है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। ये कोई बात नहीं है कि ये थोड़ी ना होगा कि आप समय बिताने के लिए ही सिर्फ खेल खेले। समय बिताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है। अभी जैसे चला हुआ है ना कि समय किसी को टाइम पास करना है तो वो रील्स बैठ के देखता है ना। तो समय बिताने के लिए हम लोग नहीं खेलते हैं। तो चूंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बच्चे गंभीर रूप से सोचेंगे एकदम से कि इसका आंसर क्या होगा, यानी क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए बच्चे को। कोई भी चीज़ वो मान नहीं लेगा कि हाँ इसका आंसर ये है और ये आप उसको बना बनाया दे दिए तो आप वो मान लेगा। और उस चीज़ पे मतलब जैसे कोई एक क्वेश्चन है तो उसको क्या कर रहा है, उसको बहुत तरह से मतलब मुक्त अंक वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें क्या होता है बच्चा का क्रिटिकल थिंकिंग आती है उससे, जिससे कि वो चारों तरफ से उसको सोच सकता है कि इसको इस तरह से देखता है, फिर उस तरह से देखता है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो सही बात है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि आप किसी क्वेश्चन को विभिन्न तरीके से, मतलब एक ही बना बनाया किसी एक ने सॉल्व कर दिया, आप उसी पे टिके हुए नहीं हैं, आप अपना माइंड लगा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत तरह से सोच रहे हैं कि इसका आंसर इस तरह से आप सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सेकंड है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो ये तो हाँ और ना में आंसर हो गया, तो ये जो है सो आप उसमें गंभीर रूप से तो उसमें सोचने की बात है नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड है सही जवाब क्या है, आपको आंसर आता रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप इसका बता देंगे कि हाँ इसका ये ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें आप सोच नहीं पा रहे हैं। फोर्थ है कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है कि आप जो है सो इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा, फोर्थ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चे को जो है सो आगे की तरफ बढ़ाते हुए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए।
ठीक है। अब इसमें फर्स्ट है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। रैंकिंग जैसे ही आ गया वैसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया कि रैंकिंग नहीं, रैंकिंग की बात नहीं करना है, इसलिए ये आ गया, इसलिए ये तो पहले ही कट गया। सेकंड है करके सीखना, मतलब आप किसी चीज़ को करके सीख रहे हैं तो सही लग रहा है। सेकंड है इसमें कि परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या होता है, जहाँ बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, तो ये भी सही बात है। और सहयोग से सीखना, मतलब आप एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीख रहे हैं, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर सेकंड सही लग रहा है। थर्ड में है, यहाँ पे भी रैंकिंग की बात हो गई, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और छात्रों की लेबलिंग करना, लेबलिंग भी नहीं करना है हमें, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड सही होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फिर से यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की बात आ रही है कि कहता है कि शिक्षा जो है वो अपने आप में जीवन है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। यानी हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेहतर हमारा क्या होता है, बेहतर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति की क्या होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, तो शिक्षा क्या होता है, स्वयं ही जीवन है। ठीक है। फर्स्ट है जीवन सच्चा शिक्षक है, तो सही बात है कि जीवन जो है सो एक सच्चा शिक्षक है। लेकिन फिर भी हम लोग सेकंड ऑप्शन आगे का ऑप्शन देखेंगे। इसका सेकंड ऑप्शन कहता है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूली शिक्षा को ही जो है सो लंबे समय तक जारी रख रहे हैं और आगे का शिक्षा उसको दे ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये तो गलत लग रहा है। थर्ड है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, स्कूल की भी आवश्यकता है, सबकी हमारे लाइफ में सबका अपना अपना योगदान है। समाज का भी ज़रूरत है, स्कूल की भी ज़रूरत है, आस पड़ोस की भी ज़रूरत है, फैमिली की भी ज़रूरत है। हर चीज़ का अपना अपना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ये सही लग रहा है कि आप जो है सो स्कूल में क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है सो मतलब सब तरह का चीज़ जो है सो सीख रहा है, सामाजिक दुनिया के बारे में भी और प्राकृतिक दुनिया के बारे में भी सीख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सो सही है कि मतलब बच्चा जो भी सीख रहा है स्कूल में उसका रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है उसके रियल लाइफ। तो स्कूल में शिक्षा सामाजिक शिक्षा भी होनी चाहिए और प्राकृतिक दुनिया के बारे में भी को भी प्रतिबिंबित करे, तो ये भी यहाँ पे सही है। इसलिए जो है सो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लीज़ लाइक करें। और जो भी मेरी पिछली वीडियो है वो भी देखिए आप लोग जाके, लिंक सब सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।